तो क्या कभी सोचा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिर्फ एक फैसला हम सबकी जेब पर कितना बड़ा असर डाल सकता है? आज हम इसी मॉनेटरी पॉलिसी के रहस्य को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये वो सवाल है जो अक्सर उन लोगों को परेशान करता है जिनका होम लोन चल रहा है। खबरों में आता है कि आरबीआई ने दरें घटा दी, लेकिन ईएमआई पर तो कोई फर्क ही नहीं दिखता। आखिर इस पूरी कहानी के पीछे की वजह क्या है? चलिए आज मिलकर इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर को समझना होगा, और वो है रेपो रेट। इसे आप आरबीआई का एक ऐसा मास्टर टूल समझ सकते हैं जिससे वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई हमारे देश के बैंकों को कर्ज देता है, और यही वो शक्तिशाली टूल है जिससे ये तय होता है कि बाजार में पैसा कितना रहेगा, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि आरबीआई के पास पैसों का एक मास्टर नल है। जब वो रेपो रेट घटाते हैं तो समझ लीजिए कि वो उस नल को खोल देते हैं। इससे बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और फिर वो आगे लोगों को होम लोन और कार लोन जैसी चीजें सस्ते में दे पाते हैं। इससे बाजार में खर्च बढ़ता है, और जब महंगाई बढ़ जाती है तो वो रेट बढ़ाकर नल को कस देते हैं। कर्ज महंगा हो जाता है और महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलती है। अब ये समझते हैं कि रेपो रेट में हुआ एक छोटा सा बदलाव भी कैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मतलब इसके असर की एक पूरी लहर दौड़ जाती है। पिछले कुछ सालों को देखें तो रेपो रेट में काफी बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे महामारी के वक्त इसे 4% के सबसे निचले स्तर पर लाया गया था। फिर जब महंगाई बेकाबू होने लगी तो उसे लड़ने के लिए इसे बढ़ाकर 6.5% तक कर दिया गया। और अब जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, अनुमान ये है कि 2025 तक इसे धीरे धीरे फिर से कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि आरबीआई इस एक ही टूल से दो अलग अलग काम करता है। जब महंगाई बढ़ती है तो वो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी को थोड़ा ठंडा करते हैं, और जब ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ जाती है तो वो रेट घटाकर अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने जैसा है, और ये चीज़ बिल्कुल साफ कर देती है कि आरबीआई की हर घोषणा कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। जब वो रेट कट का ऐलान करते हैं तो ये सिर्फ एक नंबर का बदलना नहीं होता। ये इस बात का संकेत होता है कि अब उनका फोकस महंगाई से हटकर देश की ग्रोथ पर आ गया है। अच्छा, तो ये सारी बड़ी बड़ी आर्थिक बातों का हम सबकी जेब पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। रेपो रेट में सिर्फ 0.5% की कटौती होने पर 50 लाख के होम लोन पर हर महीने करीब करीब 1960 रुपये की बचत हो सकती है। ये साफ साफ दिखाता है कि आरबीआई का एक फैसला हमारे घर के बजट को कितना बदल सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दर में कटौती से जहां एक तरफ कर्ज लेने वालों की होम लोन ईएमआई कम होती है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग बचत करते हैं उन्हें फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाला रिटर्न भी कम हो जाता है। मतलब जो लोग अपनी बचत या एफडी से मिलने वाले ब्याज पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि बहुत से रिटायर्ड लोग, उनके लिए रेपो रेट में कटौती कोई अच्छी खबर नहीं होती। उनकी इनकम पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो चलिए वापस आते हैं अपने उस शुरुआती सवाल पर। अगर आरबीआई ने दरें घटा दी तो फिर ईएमआई क्यों नहीं घटी? इसका जवाब छिपा है कर्ज देने वाले बैंकों और कंपनियों के काम करने के तरीके में। और यही है इस पहेली का असली जवाब। सारा खेल इस बात का है कि लोन किसी बैंक से लिया गया है या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी एचएफसी से। देखिए, 2019 के बाद से बैंकों के लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि वो अपने लोन की ब्याज दर को सीधे आरबीआई के रेपो रेट से जोड़ें। इसलिए जब आरबीआई रेट घटाता है तो बैंकों को 1 से 3 महीने के अंदर इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ एचएफसीज अपनी दरें अपने हिसाब से तय करती हैं, इसलिए उन्हें ये फायदा आप तक पहुंचाने में 6 से 12 महीने भी लग सकते हैं। और इस बात की पुष्टि एक्सपर्ट्स भी करते हैं। ये 2019 वाला नियम ही है जो बैंकों को मजबूर करता है कि वो आरबीआई के फैसलों का फायदा ग्राहकों तक जल्दी पहुंचाएं। फाइनेंस की भाषा में आरबीआई के ऐलान और आपकी ईएमआई में कमी आने के बीच जो ये देरी होती है उसे ही ट्रांसमिशन लैग कहते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि इन दोनों के बीच कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का गैप होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अब जब ये सब साफ हो गया है, सवाल ये उठता है
कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके कौन से स्मार्ट कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि आपका लोन रेपो लिंक्ड है या नहीं। अगर ब्याज दरें घटने का दौर चल रहा है तो हमेशा फ्लोटिंग रेट लोन ही बेहतर होता है। अगर लगता है कि मौजूदा लोन बहुत महंगा है तो उसे किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के बारे में भी सोच सकते हैं। और हाँ, अपना क्रेडिट स्कोर हमेशा अच्छा रखिए, उससे बेहतर डील मिलने के चांस हमेशा बढ़ जाते हैं। ये कंपैरिजन समझना बहुत ज़रूरी है। जब ब्याज दरें गिरने का दौर हो, जैसा कि 2025-26 के लिए अनुमान है, तो फ्लोटिंग रेट लोन सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसकी ईएमआई बिल्कुल फिक्स रहे और कोई रिस्क न हो, तो फिर फिक्स्ड रेट बेहतर है, खासकर तब जब दरें बढ़ने की उम्मीद हो। तो आखिर में सवाल यही है कि जब आरबीआई एक तरफ ग्रोथ और दूसरी तरफ महंगाई के बीच ये नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके आगे के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए, ये सोचने वाली बात है।